टॉपिक था लास्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो कंप्लीट हो चुका था। आगे चल के आपके एग्जाम दिया, इसलिए मैंने आपके लिए रिवीजन वीडियो आपको भेजे जाएंगे जिसे आप देखिएगा, जिससे आपके चैप्टर का पूरा रिवीजन हो चुकेगा। थोड़ा स्पीड में होगा किंतु पीछे का पूरा लगभग मिलेगा, उसको आप देखिएगा वीडियो को, तो आपको हर चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको जो सबसे पहले चैप्टर मैंने पढ़ाया था पॉलिनोमियल्स, उसको सबसे पहले मैं रिवाइज करता हूँ। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं मैंने बताया था, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट ध्यान देंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए और कभी भी फ्रैक्शनेबल नहीं होनी चाहिए। यानी पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स होता है उसकी डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में ना हो और कभी भी निगेटिव में ना हो, ये ध्यान रखिएगा। निगेटिव में मतलब कहीं पे भी वेरिएबल डिवीजन में ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कुछ टर्म लिखे, x² + x + 3, सेकंड लिखा 5x² + 6x + 8, इसके बाद √x + 2√2, 2x + 8, नेक्स्ट लिख लिया x² + 2√2x + 8, √2y + 6, y upon 6 + 8, 1/y + 3, √y + 8, सॉरी ³ √y, और नेक्स्ट क्या है y² + 3y + 2√2। तो देखिए बहुत से मैंने एग्जाम्पल आपके सामने सेटअप किए, हमको ये बताना है इसमें कौन सा पॉलिनोमियल्स है कौन सा नहीं है। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है x² + x + 3, यहाँ पे आप देखिए नॉर्मल है, वेरिएबल्स कहीं भी आपका सरस में यानी करनी में नहीं है, यानी रूट में नहीं है, तो ये वाला आपका पॉलिनोमियल्स होगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल्स में कभी भी वेरिएबल्स रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा पाया गया कि वेरिएबल्स हमारा रूट में नहीं है। जैसे नेक्स्ट है, ये भी आपका पॉलिनोमियल्स है, इसमें भी वेरिएबल्स आपका रूट में नहीं है। उससे नेक्स्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका वेरिएबल किसमें रूट में है, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 2√2 है आपका रूट में, लेकिन x आपका रूट में नहीं है, तो ये आपका क्या है पॉलिनोमियल्स है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स है। आगे बढ़े, जैसे ये है √2y, तो यहाँ देखिए 2 पे भी रूट है, y पे भी रूट है, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। नेक्स्ट में देखिए y/6, वेरिएबल तो ऊपर अपान में है नहीं, तो मतलब ये भी आपका क्या है पॉलिनोमियल्स है। इसमें आप आ गए तो y आपका किस में हो गया अपान में हो गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। नेक्स्ट है ³ √y, तो y पे क्यूब लग गया है रूट, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो ये नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन में ये आपका पॉलिनोमियल्स है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स कभी भी आपका रूट में और अपान में नहीं होना चाहिए। आपको ये पॉलिनोमियल्स की आइडिया रहेगी, वेरिएबल्स कभी भी रूट में और अपान में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब इसके आगे आपको बताते हैं कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं और किस टाइप से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बहुपद के प्रकार यानी बहुपद के पॉलिनोमियल्स के टाइप जानने से पहले आपके लिए जरूरी है बहुपद की घात यानी बहुपद की डिग्री बतानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा x² + 6x + 8, x² + 6x + 8, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हमें बहुपद की डिग्री बतानी है कि बहुपद की डिग्री कितनी है। तो यहाँ पे आप देखिए जो बहुपद की मैक्सिमम पावर होगी यानी अधिकतम घात होगी जो चर की बहुपद में, वो बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे कितनी बहुपद की डिग्री 2, तो बहुपद की डिग्री कितनी होगी 2, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 2, यानी बहुपद का घात 2। इसमें सबसे ज्यादा यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो क्या हो जाएगी डिग्री इसकी 3, कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पे देखिए कितनी होगी 2, ऐसे यहाँ पे देखिए मैक्सिमम क्या है 4 है 5 है, यहाँ ही मतलब 5 होगी। यहाँ पे बढ़ते तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बहुपद की डिग्री 6, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे आया 3x + 4, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे आपका वेरिएबल्स है ही नहीं 0, यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है तो कितनी जाएगी 0, यहाँ पे क्या होगी 1। ये जो आपकी नो डिफाइन होगी यानी अपरिभाषित, नो डिफाइन, यानी यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स भी नहीं है, इसे हम जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। इसकी जो डिग्री यानी इसकी घात है वो परिभाषित नहीं है, डिफाइन नहीं है, कहीं भी जीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से बताया जो आपका बहुपद में चर की अधिकतम घात होगी वो उसका क्या होता है घात होता है। इस तरीके से मैंने इसको रिवाइज करके आपको बताया। अब चलते हैं बहुपद के आपको प्रकार, अब बताते हैं क्या होते हैं बहुपद के प्रकार। देखिए स्टूडेंट्स,
अब आपको बहुपद के प्रकार बताने हैं। तो बहुपद के प्रकार बताने में क्या है कि दो टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। एक करते हैं हम पदों के बेस पे, इसके नंबर ऑफ टर्म पे, दूसरा उसका करते हैं डिग्री पे। डिग्री पे कैसे? तो पदों के बेस पे आपके तीन होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रायंगल। मोनोमियल मतलब एक पदी बहुपद, बाइनोमियल होता है द्विपदी बहुपद, और ट्रायंगल होता है त्रिपदी बहुपद। मोनोमियल एक पदी बहुपद, बाइनोमियल द्विपदी बहुपद, और ट्रायंगल होता है त्रिपदी बहुपद। यानी आपके तीन तरह के मैंने बहुपद बताए, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। इसके आगे जाते हैं तो आपको एक पदी बहुपद क्या होता है, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म केवल 1 हो। जैसे मैंने लिखा 3x, कितने पद है 1, 5, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म कितना 1, 6x की पावर 5, 4x क्यूब। तो ये सब कैसे 1 टर्म वाले बहुपद है। नंबर ऑफ टर्म कितने 1, द पॉलिनोमियल व्हिच हैव टर्म 1 इज कॉल्ड मोनोमियल पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 1 हो, उसे बोलते हैं हम एक पदी बहुपद। अब बात आती है द्विपदी बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 2 हो। जैसे 2x + 8, 6x³ + 4, 9x² + 8x। तो देखिए यहाँ कितने पद है 2 है, यहाँ भी कितने पद है 2, यहाँ भी 2। तो नंबर ऑफ टर्म जब 2 हो जाए तो हमारा द्विपदी बहुपद होता है। ऐसे त्रिपदी बहुपद क्या होता है, जिनमें पदों की संख्या 3 हो। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो, वो त्रिपदी बहुपद है। फॉर एग्जांपल 3x² 7x + 8, ax² + bx + c, 9x + 8 + 7x³। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, इसमें 1 2 3 टर्म है, इसमें भी 3 है, इसमें भी आपने क्या देखा 3 टर्म है, इसमें भी आपने क्या देखा 3 टर्म है। यानी जब आप देखते हैं कि आपकी पदों की संख्या 1 है तो आपका मोनोमियल एक पदी होगा, जब पदों की संख्या 2 हो तो आपका द्विपदी होता है, और जब पदों की संख्या आपकी 3 हो तो वो आपका त्रिपदी बहुपद होता है। इस तरीके से अब आपको हम डिग्री पे बेस बताते हैं बहुपद क्या होते हैं। तो देखते हैं डिग्री पे बेस बहुपद क्या होते हैं। देखिए अब आपकी घात के आधार पर डिग्री पे बेस्ड है। जैसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल्स है जिसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं इसको, रैखिक बहुपद। दूसरा आप लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद। और तीसरा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको आप क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो 3 टाइप के आपको बहुपद बताए, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात केवल 1 होती है, यानी 1 होती है, उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद। फॉर एग्जांपल 3x + 5, 7x, 8x + 7, 8, 2 + x, 9 + 3x। तो देखिए यहाँ पे आप सब में क्या देख रहे हैं, वेरिएबल्स की पावर कितनी है 1 है, यानी चर की पावर कितनी है 1 है। तो यहाँ पे क्या रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। इसी प्रकार से क्वाड्रेटिक में क्या होगा, सभी समझ गए, द्विघाती, यानी जहाँ पर चर की घात कितनी हो 2 हो, यानी चर की घात कितनी हो 2 हो, वो द्विघाती बहुपद हो जाएगा। x² + 6x, जैसे x² + 3, x² + 5, 6 + 8x², 1 + 2x²। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे जितने भी आपके बहुपद है इसमें चर की घात कितनी 2 है, चर की घात कितनी 2 है। जैसे हमने और लिख दिया ax² + bx + c। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, वेरिएबल्स की पावर कितनी 2। जब किसी बहुपद की घात 2 हो, यानी 2 घात का बहुपद हो, तो हमारा द्विघात बहुपद होता है। तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब त्रिघात का बहुपद। वैसे ही जिसमें पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम पावर क्या 3 है, यानी 3 डिग्री का जो पॉलिनोमियल्स होगा उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x³ + 8, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। x³ + 6x² + x, x³ + 5, x³ + 2x + 7, ये सब आपके कैसे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यानी ऐसे बहुपद
जिसमें आपकी चर की घात 3 हो वो हमारे क्यूबिक पॉलीनॉम, यानी जो एक चर में हो, एक घात में हो यानी रेखिक हो वो होते रेखिक बहुपद, जो द्विघात में हो वो द्विघात बहुपद होते, और जो तीन घात में हो त्रिघात बहुपद होते। इस तरीके से हमने आपको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में बताया। अब चलते इसके आगे आपको बताते हैं गुणांक कैसे निकालते हैं, और गुणांक निकालने के बाद हम आपको बताते हैं कि आपको मानक रूप कैसे लिखना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आपको दे दिया जाएगा, आपसे गुणांक बताइए। जैसे यहाँ पहले हम बात करते हैं, आपसे कहते हैं दिए गए पॉलिनोमियल्स में आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। तो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2 हो गया। अब दूसरे में आते हैं, यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या लिखा है 6, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तीसरे में देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -2 लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है π/4, क्या है π/4 है। नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं लिखा, केवल माइनस लगाया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। और इसमें क्या होगा कुछ नहीं है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी जो संख्या, यानी जो भी अचर संख्या यानी कांस्टेंट वैल्यू एक्स स्क्वायर के गुणे में लिखी होती है वो होती है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब जैसे इसी में कहते हैं एक्स का गुणांक बताइए, तो एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे क्या है +4, क्योंकि यहाँ क्या लिखा +4, यहाँ पे +6 हो गई, यहाँ पे +1, यहाँ पे क्या होगी -1। अब अगर पूछता अचर पद, अचर पद क्या होता है जिसमें आपका चर ही ना हो, यानी आपका चर ना हो, यानी वेरिएबल फ्री टर्म हो, जैसे 5, यहाँ 5, यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 2, ये आपके अचर पद होते हैं जिसमें चर उपस्थित नहीं होता, अनुपस्थित होता, वो होते हैं अचर पद। और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, संख्या लिखी होगी वो एक्स स्क्वायर गुणांक। तो वैसे जैसे क्वेश्चन में ये लिख दिया y² + 2y + 6, ये लिख दिया x² + y² + 2y³ - y⁴। जैसे पहले में हमने कह दिया y² का गुणांक बताइए, तो आप लोग कह रहे कुछ नहीं लिखा, तो y² गुणांक क्या होगा 1, अचर पद पूछता तो 6 हो जाता। नीचे वाले में कहता y⁴ का गुणांक बताइए, तो क्या y⁴ का गुणांक -1। आई कहता y³ का यानी y की घात 3 का गुणांक, तो क्या लिखते हैं 2। इस तरीके से किसी भी बहुपद के हम लोग गुणांक को लिख सकते हैं देख करके, ठीक है। गुणांक लिखना है या अचर पद लिखना है, ठीक है। अब बात आती है आपका, आगे चलते हैं, किसी भी बहुपद को उसके मानक रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे, ये आप लोग ध्यान से देखिए कि बहुपद का मानक रूप किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको बताते हैं मानक रूप क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, इसे बोलते हैं मानक रूप। क्या बोलते हैं हिंदी में मानक रूप, क्या बोलते हैं मानक रूप। मानक रूप क्या होता है, देखिए मानक रूप क्या होता है, किसी भी बहुपद को उसकी चर के घातों के अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखा जाए। किसी भी बहुपद को उसकी चर की घातों के अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखने पर जो हमारा बनता है उसे बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। किसी भी बहुपद को उसकी चर की घातों के आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने पर जो बहुपद प्राप्त होता है वो होता है उसका मानक रूप। जैसे ये है x³ + 3x² + 6x⁴ - 9 + 8, तो इसका मानक रूप क्या होगा, पहले देखेंगे सबसे ज्यादा पावर कितनी 4, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 6x⁴, फिर कितनी पावर है 3 है, प्लस x की घात 3 लिख लिया। फिर इससे कम कितना है 3x², वो भी प्लस का, ये लिख लेंगे। फिर देखो क्या है, प्लस का 8x है लिख लिया, और लास्ट में क्या था 9। तो देखिए घातों का घटता हुआ क्रम लिख लिया, तो हमारा क्या बन गया मानक रूप। इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे अगर ऐसे न लिखते, -9 + 8x + 3x² + x³ + 6x⁴, यानी कहने का मतलब ये घातों का या तो बढ़ता क्रम या तो घातों का घटता क्रम अगर बहुपद को व्यवस्थित करें तो बहुपद का मानक रूप बन जाएगा। जैसे ये है, इसका क्या बनाएंगे x⁵, फिर आपका हो जाएगा x⁴ + 3x² + 6x + 3। ये क्या गया घातों के घटते क्रम में, या इसी को हम लिख सकते हैं
8 प्लस 6x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 5। यानी यहाँ पे क्या किया, इसका उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, घातों का बढ़ता क्रम लिख दिया, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में था, वो असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये क्या मानक रूप हो गया। जैसे अब ये देखते हैं, x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9। तो घातों क्या हो गया, घटता क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको अगर दूसरी तरीके से लेंगे माइनस 9, फिर उसके बाद प्लस का 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 6। तो घातों क्या हो गया, बढ़ता क्रम। एक बार घटता क्रम लिखा, फिर बढ़ता क्रम, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका मानक रूप बन गया। जैसे नेक्स्ट है, इसको जब लिखेंगे x की पावर 8, ये ऑलरेडी हमारा मानक रूप में सेट है, क्योंकि 8 4 2 1 3, तो ये हमारा बहुपद का मानक रूप है। लेकिन घातों क्या अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखेंगे तो पलटा देंगे। जैसे ये है, इसी आपके लिखेंगे x की पावर 5, फिर उसके बाद आप लेंगे x क्यूब वाला माइनस का x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 3। ये क्या होगा, बहुपद का अगला मानक रूप हो गया, यानी घातों का घटता हुआ क्रम। इस तरीके से किसी बहुपद के हम स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख सकते हैं, घातों के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने आपको बताया बहुपद क्या होता है, बहुपद की आईडी क्या कैसे करते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के टाइप बताए पदों के आधार पर और घातों के आधार पर, एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। फिर उसके बाद मैंने बताया किसी बहुपद को उसके मानक रूप में लिखना और बहुपद की घात हम कैसे निकालते हैं, ये मैंने आज आपको बताया, और गुणांक ज्ञात करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप लोग इससे रिलेटेड जो भी रिवीजन एक्सरसाइजेज हैं, जो भी रिवीजन वीडियो से रिलेटेड जो भी आपकी एक्सरसाइजेस है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप हमसे क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।